उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार श्रोताओं। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, इस गीत के गूंजते ही आपको याद आए होंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता महिपाल। तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ। आप छुपे हुए हैं हर दर्शक के दिल में उनके पसंदीदा अभिनेता बनकर। अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया के आसमां के बने आप चमकते सितारे। देख चंद्रमा आधा है, रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। उजाले उनकी यादों के आज के इस प्रोग्राम में इसी चमकते सितारे की यादों का कारवा। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने अभिनेता महिपाल की यादें और उनकी बातें। इनसे बातचीत कर रहे हैं विजय चौधरी। गली गली ये बात चली तो लोग कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। महिपाल जी नमस्कार। नमस्कार। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। बहुत सी बातें आपके जरिए हमें जानने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ महिपाल जी कि आप जोधपुर के रहने वाले हैं शायद जी। और मरुभूमि यानी जो रेगिस्तान सागर आप कह ले उसे, रेत का, वहां से ये जो हमारा सागर है अरब सागर, वहां तक की यात्रा कैसे हुई आपकी? यात्राएं तो सब या तो आजकल तो हवाई जहाज से होती हैं, उस जमाने में पैदल हुआ करती थी, या फिर जैसे रामचंद्र जी ने ब्रिज बांधा था, पुल बांधे थे जी, जैसे लंका से वहां जाने के लिए रावण तक जी जी, तो उस तरह से पुल बंधे हैं। तो ये मेरा कल्पनाओं का पुल है या संयोग का पुल है, जिसके जरिए मैं राजस्थान से चला और समुद्र के किनारे आ चला। अच्छा, इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसा हुआ है कि कोई बनना कुछ चाहता था और बना कुछ और बहुत सफल बना। मसलन सुभाष घई इतने कामयाब डायरेक्टर हैं लेकिन एक्टर बनने आए थे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, शायद आप भी उनमें से एक हैं कि आप तो कवि होने आए थे। कवि हैं आप? मैं तो कवि था जी, लेकिन कभी सोचा ही नहीं था, सपना भी नहीं आया था कि फिल्म से मेरा कोई संबंध रहेगा या होगा। पहचानो तुम्हें कौन कहाँ से आई। ये तो सज धज के मेरी प्रीत दुल्हन बन आई। जाने क्यों बजने लगी मन में मधुर शहनाई। आज सज धज के मेरी प्रीत दुल्हन बन आई। जैसे इन प्यारी प्यारी आंखों में लगता काजल, जैसे इन प्यारी प्यारी आंखों में लगता काजल। कैसी बल खाती हुई जाती है गाती लहरें, जैसे चलने पे खनकती है तुम्हारी पायल। बोलो क्या कहती है सन सन ये पवन पुरवाई।
आज सज धज के मेरी प्रीत दुल्हन बन आई। मुझको प्राणों से भी प्यारा है तुम्हारा बंधन, मुझको प्राणों से भी प्यारा है तुम्हारा बंधन। हाथों में हाथ लिया है तो निभाना प्रीतम, कैसे भूलूंगा उसे जिस पे लुटाया जीवन। मेरी आशाओं की बगिया है आज मुस्काई, आज सज धज के मेरी प्रीत दुल्हन बन आई। ओ जाने क्यों बजने लगी मन में मधुर शहनाई, आज सज धज के मेरी प्रीत दुल्हन बन आई। ठीक है, उस जमाने में बच्चे जैसे काम करते हैं वैसे जैसे रामलीलाओं में करते हैं, रामलीला तो नहीं लेकिन कॉलेज के स्टेज पर स्कूल में भाग लिया करते थे। लेकिन संयोग ऐसा होगा कि मैं फिल्म क्षेत्र में चला जाऊंगा, इसका तो मुझे जाने पर भी ताज्जुब हुआ और आज भी ताज्जुब है कि मैं कैसे आया। इसको मैं सिर्फ मात्र निमित्त या संयोग कहता हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता। हालात जिस तरफ से आपको जहाँ लेते जाते रहे, बिल्कुल वही होता रहा। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। कोई चीज है, कौन करता है इसको तो मैं नहीं जानता, लेकिन चीजें होती है, चीजें घटती है, इतना जानता हूँ। और ये घटती है, इसके साथ इतना और जोड़ देना चाहता हूँ कि मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। घटनाक्रम पर नियंत्रण उसका स्वयं का नहीं है। और ये घटनाक्रम घटित होते भी रहना ही है, होता आप उसके हिस्से होते हुए भी उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रखते, हो ही नहीं सकता। तो हमारी बातचीत चल रही है, इसी से सवाल यही है कि कवि से अभिनेता, पहले तो मैं आपके कवि के रूप में लोगों का परिचय कराना चाहूंगा। कौन सी आपकी सबसे पहली कविता थी, ध्यान में आती है कुछ? मेरी कविता सबसे पहले तो मैंने किसान लिखी थी, जिसका शीर्षक था जो जग को अन्न प्रदान करे। कुछ दो चार लाइनें अगर याद आती हो तो? याद तो आएगी, फिर बहुत पुरानी कविता है, लेकिन उस वक्त मैं तरन्नुम से गाया करता था। थोड़ा सा तरन्नुम में ही हो जाए ना। तरन्नुम तो क्या वैसे जी। लेकिन वो बोलता तो वैसे ही था कि ऊंची धोती अध खुले पांव, कंधे पर गज भर का टुकड़ा, सिर पर पगड़ी कर में लकड़ी, तन का कपड़ा चिथड़ा चिथड़ा, खाने को मुट्ठी भर दाने, ठुकराता माल खजानों को, अपनी धुन में अलमस्तों सा हंसता जग के दीवानों को। वाह वाह, ये तो उसका आरंभ हुआ है। लेकिन मेन जो मैं कहना चाहता था उस कविता के माध्यम से, वो ये था कि जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है, उसकी हड्डी को नोच नोच जग वैभव भवन बनाता है। वह चरणों में मस्तक रखता, जग ठुकरा कर इतराता है, उसके चिथड़ों में आग लगा, जग हंसता है मुस्काता है। जग की जूठन के थाल भरे, बेकार भले यूं ही जाते, रोटी की खातिर रिब रिब कर उसके हैं बच्चे मर जाते। उसकी टूटी खटिया कुटिया बर्तन, कुटिया छप्पर बेचे जाते, कौड़ी कौड़ी के सूद अरे आंतड़ियों से खींचे जाते। वाह वाह। महिपाल जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे हम। एक समृद्ध परिवार का, कुलीन परिवार का व्यक्ति था और राजस्थान में अधिक लोग नौकरी पेशा थे, तो उसी कुल में
राजसी सरकारी नौकरियां करते थे, उनके मेरे पिता पितामह सब वही लोग थे। उन्हीं की पुश्तों से मैं चला आ रहा हूँ। वैश्य कुल का हूँ, वैसे जैन हूँ। भाई बहन वगैरह नहीं, भाई बहन तो ऐसा वैसे पिताजी थे, वो पता नहीं थोड़े से अलग जाके अपना कलकत्ते में कुछ व्यापार वगैरह किया करते थे, और भाइयों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और असल में मैं अपने पिता के और माता के पास बहुत कम रहा हूँ। मैं अपने दादाजी के पास रहा हूँ। पता नहीं बचपन से ही उनका मेरे से कुछ ऐसा लगाव हो गया कि शायद मैं 6 महीने का रहा तब से मैं उन्हीं की गोद में चला गया। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे संरक्षक जो कुछ थे वो मेरे दादा थे। मेरे पितामह ही वो सब कुछ थे, और उन्हीं की छत्र छाया में मैं पला, शिक्षा दीक्षा हुई और बड़ा हुआ। ये इन शॉर्ट जी मेरे जीवन का ही है। जी। हे जग के भगवान कहाँ हो, आओ मुझे अपना लो। हे जग के भगवान कहाँ हो, आओ मुझे अपना लो। मैं तो तुम्हारी राह में आया, मुझको गले लगा लो, मुझको गले लगा लो। हे जग के भगवान। मैं प्रभु तुमसे मिलने आया, अपना सब दुख कहने आया। जन्म दिया है दुख के लिए, तो जग से मुझे उठा लो, जग से मुझे उठा लो। हे जग के भगवान। तेरे दरस की लगन लगी है, मन मंदिर में जोत जगी है। बुझ ना जाए तूफानों से, आकर इसे संभालो, आकर इसे संभालो। हे जग के भगवान। माँ की ममता मुझे पुकारे, छोड़ दिया सब तेरे सहारे। सुनते हैं तुम जगत पिता हो, गोद में मुझे बिठा लो, गोद में मुझे बिठा लो। हे जग के भगवान। महिपाल जी, जिस समय आपने अपनी कविताएं जनमानस के सामने रखी, उस समय तो बहुत बड़े बड़े नाम थे जी। आपको भी अवसर मिला होगा ऐसा उनके साथ काव्य पाठ का। बिल्कुल। तो ऐसे कौन कौन से नाम हैं, कुछ याद आते जब से मैं, जिस दिन मैंने ग्रेजुएशन करीब करीब किया, रिजल्ट आया नहीं था, आने को था, ये 1941 की बात है, 1941। उस वक्त मेरे को, मैं कविता तो लिखता था ना, पूरा मेरी कॉलेज के लाइफ में मैं कविता लिखा ही करता था। और तब मुझे अचानक दिल्ली के उस विराट कवि सम्मेलन से निमंत्रण आया था जी।
आमंत्रण पत्रिका मिली थी बाकायदा और बुलाया गया था। वो वाकई विराट कवि सम्मेलन था और भारत के सम्माननीय और बड़े से बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्व और कवि उसमें एकत्रित हुए थे। जैसे सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, उदय शंकर भट्ट, भगवत चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, विद्यापति कोकिल, हृदय नारायण हृदयेश इत्यादि। बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम, सारे नाम, उनमें भी एक नाम मेरा भी था। जी जी जी। अच्छा, काव्य पाठ का उस समय का जो सीन था, सुनने वाले श्रोता भी उतने ही समझदार हुआ करते थे। देखिए उस वक्त जो कवि सम्मेलन की जिसमें जिक्र कर रहा हूँ, इसका टिकट था 4.5 आने और टिकट लेके लोग जाते थे और था हॉल में, ऑफ कोर्स बाहर नहीं था, लेकिन हॉल भर जाता था, बाहर खड़े रहते थे लोग, चिल्लाते थे, लेकिन सीटें भर जाती थी। अब उस वक्त 4.5 आने, आप अनुमान कीजिए उसका। अब तो बहुत बड़ी रकम हो गई वो। और टिकट दे के लोग सुनने आते थे, इससे अनुमान कीजिए आप इसे। हाँ, अलावा उसके कि मैं समझता हूँ कि उस समय जो साहित्यिक माहौल था, लोगों की सूझबूझ भी इसके प्रति ज्यादा तीक्ष्ण रही होगी। निश्चित थी जी। साहित्यिक माहौल बहुत बढ़िया था। मैं तो जोधपुर का निवासी हूँ। उस वक्त साहित्यिक संस्था थी हमारे जोधपुर में, जिसमें अच्छे अच्छे लोग उसमें काम करते थे और बाकायदा प्रोफेसर वगैरह सब थे। 10-15 व्यक्ति थे जो साहित्यिक लोग थे वहाँ। बराबर संस्था तो रेगुलर हम लोग मीटिंगें करते थे, उसके आयोजन होते थे सभाओं के, और बाकायदा एक दूसरे से आदान प्रदान होता था। अपनी अपनी नई रचनाओं का उस पर आलोचनाएं होती थी, टीकाएं होती थी और सुझाव होते थे। मतलब कहा जा सकता है कि बड़े सचेत थे लोग, सचेत थे साहित्य के प्रति, भाषा के प्रति। निश्चित। और अब तो हम देखते हैं कि जो कवि सम्मेलन होते हैं, मुशायरे होते हैं, उनमें समझने वाले कम होते हैं, लेकिन वाहवाही करते हैं ताकि आसपास वाले भी ये समझें कि हम समझ रहे हैं। भाषा की वो बात ही नहीं रही। उस वक्त लोग उत्सुक होते थे, कवि सम्मेलन कहाँ है, कब है, मुशायरा कहाँ है, किस जगह है, उत्सुकता से लोग जाते थे। मैंने बम्बई के मुशायरे और कवि सम्मेलन अटेंड किए, गया भी हूँ, लेकिन वो बात अब है ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती जाने की। अच्छा, पारिश्रमिक हुआ करता था उस समय कवियों का? पारिश्रमिक तो तब भी था। अच्छा। लेकिन लिमिटेड। 51 रुपए, 101 रुपए बहुत हुआ, और कोई उदार हुए तो 251, 400, बस ये पारिश्रमिक तो था। ये तो कुछ कम भी नहीं था उस वक्त के हिसाब से था। बजट हमें तो निश्चित था, ऐसे कोई नहीं बुलाता था। अब तो देखिए इसी सीन में बहुत हजारों वाली बातें हो गई। अब तो बात ही छोड़िए। जिस फिल्म लाइन में मैं काम करता था, मैं 100 रुपया मासिक आय पे रहा हूँ। अब आप अंदाजा कीजिए, लाखों और करोड़ों की बात है, मैं तो सोच भी नहीं सकता। उस वक्त की बात है। अच्छा, आपके कॉलेज स्कूल के दिनों की तरफ हम आना चाहते हैं। हाँ, आपने मंचन तो उस वक्त से ही शुरू कर दिया होगा अभिनय? हाँ, निश्चित। मैं तो वैसे देख रहा है, तो मैं जब 4ठी जमात में था तब मेरे गुरु ऐसे मिले, तो मुझे श्री राम जीवन जी शर्मा थे, उनकी शिक्षा दीक्षा में वो बहुत मुझे प्यार करते थे और उनसे मेरा उच्चारण वगैरह सब शुद्ध हुआ था हिंदी का। और उसी वक्त एक 4ठी जमात में जब था तो एक ड्रामा का आयोजन किया गया था। उसमें एकल ड्रामा मैंने किया था अभिमन्यु का, जिसमें वो अपनी माँ से कुछ कहता है, क्यों सोच करे जननी मन में, विख्यात करूं तेरी सुकीर्ति भूमंडल पर बालापन में, वैरिन को मजा चखाऊं जो विद सिंह दहाड़े कानन में, ऐसा कुछ करके था। तो वो एकल अभिनय किया था मैंने, 4ठी जमात में था जो, और उसका मुझे प्राइज भी मिला था, फर्स्ट प्राइज आया था। अच्छा। बिल्कुल। लेकिन निराश हुआ मैं उस प्राइज से। आप हैरान होंगे, एक विनोदी प्रसंग है कि आदमी को जब प्राइज मिलता है तो खुश होता है, तो मुझे प्राइज मिला, 2 पुस्तकें मिली, प्रसन्न तो हुआ। पुस्तकें घर आके देखा, एक पुस्तक डिक्शनरी थी अंग्रेजी की और एक अंग्रेजी की कहानियों की किताब थी। अंग्रेजी वाकिफ कौन था उस वक्त? ये मिलता था, दादाजी गोद में पटक दी, किताब लीजिए, तो इनाम तो आया, फर्स्ट तो हुआ, क्या मतलब, वो बच्चे का मन क्या करेंगे आप, वो वक्त की बात है, प्रसंग की बात। कुछ खिलौने वगैरह होते तो ज्यादा खुशी होती, कुछ भी होता, मिठाई होती बच्चे तो उससे राजी होते हैं। आप 4ठी जमात का बच्चा इससे आगे क्या सोच सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। का मन कहाँ जाएगा। अच्छा, उस दौर में महिलाओं का रोल भी पुरुष किया करते थे, आपने भी कुछ ऐसा किया? मैंने किया ना। अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कॉलेज के जमाने में मैंने 2-3 ड्रामा किए थे। एक मीरा बना था, मीरा का भजन वजन गाया था, राधे कृष्णा बोल रमन राधे कृष्णा बोल, और दूसरा एक अभिनय किया था मैंने जहाँ आरा का। ये कॉलेज के जमाने की बात है, देखिए कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कम छोटे नहीं थे, कॉलेज मैट्रिक पास करके कॉलेज में गए तब की बात है। या उस्तादुज़्ज़मान, फख्रे हिंदुस्तान बलोचिस्तान कब्रिस्तान चीनो जापान, हो जा मेहरबान, बोल मेरी जान तू कौन है? परी। बोल कहाँ से आई है? आसमान से। दिल का हाल बताएगी? बताऊंगी। जादू जरा दिखाएगी? दिखाऊंगी। तो बता, क्या कहती शहजादे की तकदीर? अरे वाह 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 वाह, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है, तेरी
तकदीर का सितारा कमाल है। दिल है तेरा अटका किसी के गोरे गाल में, किसी के काले बाल में, किसी की टेढ़ी चाल में। हुआ है दीवाना तू किसी के ख्याल में, फंसा है कैसे जाल में, तू परी के जमाल में। तूने कैसे जाना कि मेरा बुरा हाल है। तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। देखो तो है कहती ये हाथ की लकीर, क्या है मेरी तकदीर, क्या करूं मैं तकदीर क्या। आके ही रहेगा शिकार तेरे तीर में, सोने की जंजीर में, ये लिखा तकदीर में। करना तू बेटा थोड़े दिनों का सवाल है। तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। बांधूंगा मैं सेहरा घड़ी वो कब आएगी, वो मेरी बन जाएगी, गले से लग जाएगी। जादू का ये सुरमा तू आंखों से लगा ले, तू मुझे भी मुंडा ले, तू दाढ़ी भी कटा ले। देख फिर कैसा फकीरों का कमाल है। तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, तेरी तकदीर का सितारा कमाल है, मिलेगा जरूर तुझे जिसका ख्याल है। तो ऐसा क्यों, मतलब उस वक्त क्या लड़कियां उपलब्ध नहीं थी मंच के लिए? ऐसा ही सोच लीजिए, उस वक्त मतलब ऐसा ही था, एक चलन ऐसा ही था कि जो सुंदर दिखने वाला लड़का होता वही लड़के का काम करता था, और चलन था ही नहीं, लड़कियां तो नहीं आती, सवाल ही। पारिवारिक और सामाजिक ऐसे दबाव रहते थे, बंधन थे, प्रेशर थे, सोचता ही नहीं था आदमी, सोचना ही नहीं था कि लड़की भी काम कर सकती है क्या ड्रामा करने। आज अपने बड़े बड़े गायक हो गए हैं, उन्होंने भी जब भी उनका नाम हुआ तो लड़कियां बन के भी आए थे, मतलब बिल्कुल सबसे बड़े नामों में से आता है वो दीनानाथ जी मंगेशकर। हाँ, वो भी उन्होंने स्त्रियों का चरित्र पात्र भी किया है। किया, हाँ जी। लड़कियों का पात्र लड़के ही करते, आदमी ही करते। तो उसमें फिर कद कामत जो है वो भी उसके मुनासिब ही होना चाहिए ना। ना वो तो ठीक है, उस वक्त पैसा वैसा नहीं, टिकट तो होता था। अच्छा। लेकिन नॉमिनल टिकट। अब उस वक्त सिनेमा भी दो आने, एक आने, दो आने, हम लोगों ने सिनेमा देखे। तब आप सोचते हो ड्रामा क्या टिकट, ऊंचे से ऊंचा टिकट तो होगा 100 रुपया होगा, 2 रुपया होगा, 3 रुपया होगा, बड़े शहरों में 4 रुपया होगा। आपने कौन सी पहली फिल्म देखी? मैंने साइलेंट फिल्म देखी थी, कुछ याद तो नहीं है, लेकिन सौराष्ट्र वीर करके कोई फिल्म आई थी जी, वो देखी थी, शिवाजी की थी शायद। ये जो साइलेंट फिल्में होती थी इसमें म्यूजिक तो होता था मेरा ख्याल है लाइव? कुछ भी नहीं होता था। मैंने सुना ऐसा है कि म्यूजिशियंस बैठते थे उसी शहर के कुछ लोकल जो हारमोनियम वगैरह वगैरह लेके इफेक्ट के लिए। ना, ऐसा कुछ नहीं होता था। अच्छा। यहाँ तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब आपने प्रसंग निकाला तो मैं बात बताऊंगा कि हम बैंकॉक गए थे, तो अपनी यहाँ की धार्मिक फिल्में बैंकॉक में बहुत चला करती। अच्छा। अपनी जितनी पिक्चर्स यहाँ जाती हैं वो वहाँ, लेकिन वहाँ के लोग हिंदी तो समझते नहीं, बिल्कुल समझते नहीं। तो बाकायदा मैं देख के हैरान हूँ, जैसे पिक्चर चलती थी एक आदमी उसी तरह से डायलॉग बोलता था बराबर, यानी ये माइक सामने रखा वो बोलते हैं और उनकी भाषा में, और वो लोग सुनते थे, प्रसन्न होते थे। अच्छा, वो फिल्में भी वैसे साइलेंट ही थी? बिल्कुल साइलेंट, उनकी डब साउंड काट दी जाती थी, वो सिर्फ साइलेंट पिक्चर चलती थी, और आदमी माइक लेके एक आदमी बैठ जाता था, एक आदमी 2-2, 3-3 वॉइस बोलता था, और लेडी बैठ जाती है, बस 2 लेडीज होती थी और 2 व्यक्ति होते थे, वो एक दूसरे को बराबर देखते, स्टडी करते, उनके आगे स्क्रिप्ट पढ़ा रहता था, वो अपनी भाषा में स्क्रिप्ट लिखते थे और बोलते रहते थे। बड़ी कमाल की बात, दिलचस्प बात है। हैरान हुआ था मैं देख के। तो उन्हीं 4 पात्रों में पूरी फिल्म के पात्र, पूरी फिल्म के पात्र। वाह वाह। हमने सोचा ये कैसे होता है, फिर हमने समझा उनसे, उन्होंने समझा कैसे होता है, वो भी जमाना था। देखिए कितनी
खूबसूरत बात सामने आई है। कमाल की बात है। हाँ, तो ऐसा ही और कई मुल्कों में भी शायद होता होगा जरूर। मेरा तो अनुभव पर्सनल, मैंने इसलिए आपसे रिपीट किया है कि ऐसा ऐसा हुआ। आपने जैसे बताया यहाँ तो पता नहीं ड्रामा में करते थे नहीं, लेकिन ये तो वहां तो मैं देख के आया हूँ प्रैक्टिकल। पूरी पिक्चर देखते थे लोग, और 2 आदमी, 2 लेडीज और 2 जेंट्स पूरी पिक्चर को डायलॉग बोल देते। पढ़े लिखे बुद्धू हो, बिल्कुल बुद्धू। मैं तो सपने सवार कर बैठी, दिल अपना निसार कर बैठी। हाँ, मैं तो सपने सवार कर बैठी, दिल अपना निसार कर बैठी। और मेरी इतनी सी भूल जिसे करती कबूल, एक बुद्धू से प्यार कर बैठी। मैं तो सपने सवार कर बैठी, दिल अपना निसार कर बैठी। उजाले उनकी यादों के आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं फिल्म अभिनेता महिपाल से बातचीत, उनकी बातें, उनकी यादें। अच्छा, अब आ जाइए वहाँ से। आप पहला अनुबंध हुआ अभिनेता के नाते या गीतकार के नाते? हाँ, पहला अनुबंध तो हुआ है मेरा, एक लखनऊ के सेठ थे, उनका नाम था आनंद बिहारीलाल खंडेलवाल जी। उनके साथ मेरा अनुबंध हुआ, क्योंकि वो मैंने कहा ना, ऐसा एक संयोग हुआ था कि जोधपुर में कुछ लोग आए थे और उन्हें कोई डिमांड थी कलाकारों की, लोकल वहाँ से ही कोई मिल जाए। लोकल कारण था कि एक नई पिक्चर शुरू होनी थी, राजस्थानी ने मारवाड़ी में पिक्चर, और उसके लिए लोग आए थे। अपने मिनरवा के म्यूजिक डायरेक्टर जीपी कपूर और सोहराब मोदी के असिस्टेंट पीसी बिलमोरिया, ये दोनों जोधपुर आए थे। पता नहीं तो एक चलान था कि सराय में ठहरे थे, तो होता था कि भाई कुछ लोग आए और उनसे मुलाकात करें, क्योंकि वो फिल्म के लिए कुछ लोगों को लेने आए हैं। तो उस वक्त किसी मौके से मैं भी वहाँ पहुंच गया अपने एक मित्र के नाते, और ये संयोग ही मैंने बताऊं कि इन शॉर्ट यही कहूंगा कि उस वक्त मैं चयन कर लिया गया कि हाँ पिक्चर में काम करेंगे। हैरान हुआ, मैं पिक्चर में काम करूंगा, समझ में नहीं आया, मैं एक बेवकूफी की बात कर गया, लेकिन हो गई, वो संयोग हुआ। मैं आपने पूछा सिर्फ प्रश्न उसी का उत्तर देता हूँ। उस वक्त हमारा अनुबंध हुआ था 125 रुपए महीने पे, और वो सेठ आनंद बिहारीलाल खंडेलवाल ने किया था, लखनऊ के सेठ। 125 125 रुपया के तो बहुत बड़े हो गए
ना? बड़े यानी कितने बड़े? उस वक्त मेरे बड़े चाचा, पिता के बड़े भाई, वो हाकिम थे उस वक्त, उनको 120 रुपया मिलता था। और मेरे को जब 125 मिले, धरती खिसक गई मेरे पैरों से। ये क्या हुआ, मुझे 125 मिल सकते हैं क्या? यानी हालत ऐसी हुई कि बाहर बैठ के मुझे 2 गिलास पानी पीना पड़ा, बिल्कुल पसीने पसीने हो गया। तो ये क्या हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। तो 125 रुपये माहवार में हम उस वक्त रख लिए गए थे और वहां से लखनऊ गए, वहां हमको ट्रेनिंग हुई। उसके सिलसिले में मैं मारवाड़ी पिक्चर के, लेकिन उनको क्योंकि हिंदी और मारवाड़ी दोनों बनानी थी, इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मारवाड़ी भी बोले और हिंदी भी बोल सके। तो वो तो इसलिए मेरा चयन हो गया। अच्छा, फिर वो फिल्म बनी कहाँ? वो फिल्म बनी तो हम लोग जाने वाले थे बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे नहीं आकर के हम लोग गए पूना के सरस्वती सिनेटोन में वो पिक्चर बनी। दादा तोरणे साहब का सरस्वती स्टूडियो था, उसमें हमारी पिक्चर बनी थी। उस पिक्चर का नाम था नजराना हिंदी में, और मारवाड़ी में नाम था निजरानो, वो पिक्चर थी। अच्छा, ये भी एक सवाल बड़ा उचित होगा कि मुंबई और पूना, कोल्हापुर आदि इत्यादि, ये सब भी सेंटर्स थे फिल्मों के? बिल्कुल। तो ये बराबरी के थे या इनमें अंतर था? नहीं, बॉम्बे तो मेन सेंटर था, लेकिन पूना में पिक्चर बनती थी। 2-3 थे। नवयुग स्टूडियो था, दादा तोरणे का स्टूडियो, सरस्वती सिनेटोन था और प्रभात स्टूडियो था, ये थे। फिर कोल्हापुर में भी थे ना, कोल्हापुर में 2-3 स्टूडियो थे, वहाँ पिक्चर बनते। हम आउटडोर के लिए कोल्हापुर गए थे। तो वहाँ भी सिर्फ मराठी की ही बनती थी या अन्य भाषाओं में भी? नहीं, बनती मराठी में थी। अच्छा। अब कोई इस तरह कोई चला जाए तो बात और है। जैसे हम लोग गए थे मराठी, हिंदी और मारवाड़ी के लिए, उसमें कुछ फिल्म के युद्ध के सीन वगैरह कुछ पिक्चराइज किए थे। आगे पूना से आगे कोल्हापुर से ऊपर पनालगढ़ भी गए थे, वहाँ शूटिंग किया था। लेकिन वहाँ के स्टूडियो हमको मिले थे काम करने के लिए। तो ये जो स्टूडियोज होते थे उस वक्त के, मैंने सुना है कि अब देखिए एयर कंडीशन वगैरह तो कोई चीज होती नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो बड़ा पसीना पसीना लथपथ वाला माहौल होता होगा। बिल्कुल, हॉल थे बस बड़ी बड़ी, जैसे कंदराएं हैं ऐसे बड़े बड़े हॉल थे, सिर्फ ऊपर शेड था और कुछ भी ना। जो कुछ बनाना है, सेट निर्माण करता है तो वहाँ निर्माण कीजिए और बनाइए जो कुछ करना है। लेकिन वहाँ स्टूडियो के लोग थे जो बनाते थे सेट, तैयारियां करते थे उसकी। और जिस तरह से आज हम किसी इमारत में जाके शूटिंग करते हैं, वो दौर तो मेरा ख्याल नहीं था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सेट बनाइए या आउटडोर में चले जाइए, बहुत ओपन। आउटडोर जाते थे तो कहाँ, जैसे कोई किले विले का सीन लेना हो या कोई महलों का सीन दूर से दिखाना हो तो वो लेते थे। बाकी इंटीरियर में कहीं सारा इंटीरियर जो भी है वहीं स्टूडियो में लाके शूटिंग करना पड़ता था, बनाना पड़ता था सेट। जी जी।
हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। फिल्म जो आपने बताई नजराना या निजरानो, हाँ जी, मारवाड़ी में, कैसी इसकी आवभगत हुई? इसके बारे में तो क्या कहा जाए। महाराष्ट्र के वातावरण में पहली बार गया था, पिक्चर बनी भी थी, लेकिन आपसी झगड़े भी बहुत हुए और पिक्चर बनी न बनी जैसी, लेकिन पूरी हुई जरूर। और लगी भी तो लगी न लगी जैसी हुई। मराठी में पिक्चर लगी लेकिन चली नहीं, हिंदी भी लगी लेकिन चली नहीं। अच्छा, तो इसके बाद चलने वाली फिल्म कौन सी थी? चलने वाली तो मेरी पहली फिल्म जी। चलने वाली, उसके बाद तो बहुत लंबा गैप पड़ा। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो भटकते भटकते बहुत भटका, 9-10 वर्ष भटका हूँ। और भटकते भटकते समझिए कि शांताराम जी के यहाँ पहुंचा हूँ। उसके बीच में मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन और फरेब और झूठे धोखे और वादे मिले, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। तो निर्वाह कैसे हुआ? निर्वाह तो कुछ पैसे थे उसकी पिक्चर के बचे हुए वो, और इत्तेफाक से एक पिक्चर मुझे बीच में, वो पंडित इंद्र थे अपने रंजीत स्टूडियो में जी, वो राजस्थान के ही थे, तो वो कहीं से मुझे मिल गए। मैं स्टूडियो में गया था तो उनका मेरे प्रति कुछ आकर्षण हुआ और उनको मैंने अपनी बात सुनाई, अपनी व्यथा कथा बताई कि मैं हूँ, ऐसी ऐसी पिक्चर में काम किया, हीरो बना हूँ। तो उन्होंने अपनी पिक्चर शंकर पार्वती जो शुरू हो रही थी, उनके दिग्दर्शक थे चतुर्भुज दोषी, उनसे मुझे मिलाया और कहा ये महिपाल कामदेव के रोल के लिए ठीक रहेगा अपनी पिक्चर में। तो उनको बात जच गई और मुझे कामदेव का रोल मिला। उस कामदेव के रोल के मुझे 400 रुपए मिले पूरी पिक्चर के। उस 400 रुपए में मैं अपना निर्वाह करता रहा। अच्छा, ये कितने दिनों में बन जाती थी फिल्म उस दौर में? उन दिनों जल्दी बनती थी, रंजीत में स्टूडियो जल्दी बनती थी पिक्चर, 6 महीने 8 महीने में एक पिक्चर तैयार हो जाती थी। अच्छा। उसे उनके परमानेंट डायरेक्टर होते थे ना, जैसे केदार शर्मा परमानेंट थे, चतुर्भुज दोषी परमानेंट थे, जयंत देसाई परमानेंट थे। वो एक 3-3 4-4 महीने में एक पिक्चर निकालते रहते। तो ये सभी स्टूडियो के मुलाजिम हुआ करते थे? हाँ बिल्कुल, बाकायदा। यानी इनको जो सैलरीज मिलती होंगी? हाँ बिल्कुल, फिक्स्ड सैलरीज। अच्छा, और एक्टर्स और ये उनको भी सैलरी मिलती थी। हाँ, उस वक्त की बात कहूँ, देखिए अपने सैगल साहब मुलाजिम थे, हाँ, न्यू थिएटर्स में, कलकत्ते में। वहाँ से उनको 2 पिक्चर के लिए बुलाया था रंजीत ने। तब पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किया था 2 पिक्चर के लिए, एक तो भक्त सूरदास और एक तानसेन। वो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाई थी। तब उन्होंने मेरे ख्याल से वो न्यू थिएटर छोड़ दिया था। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे उस वक्त। अच्छा अच्छा। हाँ जी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे। भये गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहे पठायो, 4 पहर बंसी बट भट क्यों, 4 पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ पड़ी घर आयो, नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे मैं नहीं माखन खायो, ओ मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरे। तो फ्रीलांस
फ्रीलांस की शुरुआत सैगल से ही मानी जाए? तकरीबन तब से हुई। मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त ऐसा हुआ था। लेकिन तब से फ्रीलांस से शुरू हुए हैं। यानी ये स्टूडियो का सिस्टम तब से धीरे धीरे खत्म होने लगा, धीरे धीरे खत्म। क्यों उसके बाद तो मैं खुद मुलाजिम हुआ ना शांताराम जी के स्टूडियो में। जी। हाँ, शांताराम जी से कैसे भेंट हुई? भटकता भटकता फिर आदमी क्या करे, कहीं तो पहुंचे। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि संयोग कहीं ले जाता है आदमी, खुद के लिए तो कुछ होता नहीं। रंजीत वाला स्टूडियो का शूटिंग भी पूरा हो गया था, वो 400 रुपए मिले तो उससे अपना काम चलाता था। चल रहा, खोली ले ली थी माटुंगा में, वहाँ रहता था, चलता था। उस दौरान में चला गया था शांताराम जी के यहाँ। वो भी कहते हैं जब संयोग होता था ऐसा ही होता, रास्ते खुले मिल गए, वरना एंट्री तो नहीं है वहाँ पे। प्रवेश तो बड़ा मुश्किल हुआ होगा ना? एंट्री तो है ही नहीं वहाँ पे। कैसे हुई एंट्री? तो एक डेविड करके एक आदमी टेलीफोन ऑपरेटर रहता था गेट के पास ही, सीधा पूछता था कौन, आप किससे मिलना चाहते हैं, क्यों आए हैं, कैसे है अपॉइंट। 17 सवाल करता था, सवालों का जवाब कौन दे। जाने की ममानियत थी, कोई ऐसे आराम से जा ही नहीं सकता था। ये राजकमल की बात कर रहे हैं? बिल्कुल राजकमल की बात कर रहा हूँ। तो इत्तेफाक से मैं पहुंच तो गया, अपना फाइल वाइल लेके एज ए कवि गया था वहाँ। मैंने कहा उनकी पिक्चर के कवि के रूप में जाऊँ, तो देखा डेविड है ही नहीं। अच्छा, रास्ता साफ। हाँ, मेरी किस्मत में देखिए बताऊँ ऐसा, ये संयोग जुड़। सलाह के सीधा बिना पूछे अंदर जाकर पूछो, कोई वाकफियत नहीं, कुछ भी सोचूं क्या करूं। मैंने सीधा किसी आदमी से पूछा, भाई शांताराम जी कहाँ है? उन्हें सीढ़ी पर इशारा कर दिया, ऊपर चले जाओ। ठीक है, ऊपर चला गया, पता कुछ नहीं कहाँ जा रहा हूँ। ऊपर पहुंचा तो एक छोटा सा लड़का मिला मुझे, शायद पियोन था उनका। मैंने बोला शांताराम जी किधर है? सामने तो है। मैंने देखा सामने एक शीशा लगा हुआ था, छोटा शीशा। वहाँ पहुंच गया। देखिए कैसा बेरोक टोक वहां तक पहुंच गया। ये फैक्ट है, बिल्कुल मेरी लाइफ का फैक्ट। वहां जाके पहुंचता उधर छोटा शीशा लगा, मैं ऐसे झांक रहा हूँ उसके अंदर से, और शांताराम जी साथ बैठे कोई टेंस मूड में। तो मैं खड़ा हुआ तो मेरी तरफ देखा, ऐसे सर हिला दिया, दरवाजा खोला, मैं अंदर चला गया। सीधा सवाल किया, मेरे ऊपर से नीचे मेरे को देखा, कैसे आए? मैंने कहा साहब कवि हूँ, कविता लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ। बैठो। बैठ गया सामने। अच्छा क्या लिखते हो? सुनाओ। पता नहीं किस मूड में थे, ये तो भाग्य की बात है। सुनाओ। मेरे पास अपनी बुक थी, मैंने उनमें सुनाई, 2-4 गीत सुनाए उनको। ठीक है, उनको पसंद आए। फिर बात के दौरान मैं वहाँ भी कह बैठा कि साहब मैंने काम भी किया है, अमुक अमुक पिक्चर का मैं हीरो था, और वहाँ से मैं आया, ऐसा ऐसा हुआ, अब ठीक है मैं चाहता हूँ काम। अच्छा तो काम भी करोगे तुम? मैंने कहा साहब काम करने के लिए तो आया हूँ, काम करता हूँ, लिखता भी हूँ, काम करता हूँ। तो फिर ठीक है, नीचे दादा से जाके मिल लो। मैंने कहा जी। समझ में नहीं आया, दादा कौन, किससे मिलने को बोला? कौन दादा? सेकंड इन कमांड होंगे वो। नहीं, मैं तो नीचे उतरा वापस। मैंने सबको दादा कौन? मेरे तो लोग देखते हैं ये ऐसे कैसे पूछता है, दादा को नहीं जानते? नहीं, दादा कौन? कुछ गड़बड़ हुई होगी मैंने लगता। मैंने कहा भाई दादा साहब कहाँ है? दादा साहब कौन? टिकट रूम आए। मेरे समझ में नहीं आया टिकट रूम क्या बोला है, समझ। तो मैं चला इशारे के ऊपर पहुंच गया। दादा साहब बैठे, वो शांताराम जी के मैनेजर थे, सारा काम वो कर। मेरे तो देखा क्या, बैठो। बैठ गया। फिर वो अब दूसरी बात करने लगे, मेरा ध्यान दे ही नहीं मेरी तरफ। बात किया, हाँ ठीक है, क्या है? पता नहीं साहब। ऊपर शांताराम जी साहब के पास गया तो मुझे क्या मालूम, शांताराम जी को अन्ना मिलते हैं लोग, उनको अन्ना बोलते हैं हम लोग सब। तो शांताराम जी साहब ने भेजा आपके पास। हाँ हाँ मालूम है, काम करोगे तो हम ज्यादा पैसा वैसा नहीं देते हैं। मैंने कहा कुछ तो दोगे ना आप? हाँ देखो ऐसा है, हम 100 रुपया महीना देंगे, आपको काम करना है तो करो, सोच लो। सोचना क्या, काम करने के लिए आया हूँ, तो फिर करना है, फिर ठीक है, तो फिर कल आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा मैंने कहा नमस्कार के चला गया। ये थी मेरी बात। अच्छा। तो महिपाल जी फिर फिल्म कौन सी उनके साथ में भी पहली? उनके साथ पहली पिक्चर 2 की मैंने, राजकमल की, जिसमें शांताराम जी की नहीं थी, वो उनकी डायरेक्टर नहीं थी। मतलब एक दाते साहब ने बनाई, एक चंद्रशेखर ने बनाई। एक दाते साहब ने बनाई, वो थी अंधों की दुनिया, उसमें मुनव्वर सुल्ताना हीरोइन थी, उसमें मैंने हीरो का काम किया था। और दूसरी पिक्चर थी बनवासी, उसमें एक शोभा रानी करके हीरोइन थी। नहीं, वो आदिवासियों की पिक्चर थी, अच्छी पिक्चर बनी थी, वो चंद्रशेखर ने बनाई थी। यानी राजकमल की पिक्चर थी, शांताराम जी आते थे, उनका गाइडेंस थी, लेकिन उनकी खुद की पिक्चर नहीं थी। उनकी खुद की तो लास्ट में नवरंग बनी थी वो। अच्छा। वो तो फिर बाद की बात है, वो तो लंबी बात है। ये पिक्चर दोनों बनाई मैंने, और फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ। अच्छा, तो उसके बाद आपने अन्य प्रोडक्शंस के लिए भी तो किया होगा ना शांताराम जी के साथ साथ? काम तो बहुत किए थे वहाँ। वहाँ ऐसा था कि आप कोई भी काम करो, अगर आप में उत्साह है, करने की जिज्ञासा है, तो आपके लिए सब डिपार्टमेंट खुले हैं। तो फिर मेरे को तो काम सौंपा गया, पढ़ा लिखा आदमी था ना मैं, तो लोगों को डायलॉग सिखाता था, डायलॉग का उच्चारण सिखाता हिंदी का। फिर विनायक राव तो उसके असिस्टेंट छोड़ दिया था, इनको असिस्टेंट रख लो, उनको असिस्ट भी किया था मैंने। यानी सारे डिपार्टमेंट खुले थे मेरे लिए, भले आदमियों के लिए, काम करने वालों के लिए सब खुले। वो इंस्टीट्यूट थी साहब, वहाँ तो काम सीखने को मिलता था, करने को मिलता, सब करे, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। पैसे जितने थे उतने ही मिलेंगे उसमें नहीं काम। लेकिन आपका जो विकास होता था वो बड़ा राउंडेड, जिसे कहते हैं कि हर तरह की दिशा में। हाँ, इसमें कुछ हर चीज की जानकारी अगर आप काबिल हैं और आप लेना चाहते हैं तो। हाँ,
नहीं तो नहीं। आप डायरेक्शन भी सीख पाएंगे, आप बिल्कुल एडिटिंग भी सीख सकेंगे, फोटोग्राफी के बारे में भी जानकारी। हाँ, अगर आपकी रुचि है तो आप जाएं, असिस्ट करें उनको, बैठे और वो लगे कि ठीक है, तो अन्ना की मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। अन्ना चाहे कि ठीक है ठीक है, फिर कुछ नहीं बोलते, वो काम करने देते थे। तो अन्ना तो सारी दिशाओं में स्वयं ही बड़े पारंगत थे। स्वयं उनकी नजर के बिता कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता था साहब, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। हाँ, ग्रेट डायरेक्टर, इसमें कोई शक नहीं। और सारे जो विभाग हैं फिल्म से संबंधित, सभी के दिग्गज उनकी नजर के नीचे। सुना है कि शांताराम जी, यानी जिन्हें अन्ना साहब कहते थे, वो बड़े सख्त डिसिप्लिनेरियन थे, अनुशासन। इसमें कोई शक ही नहीं, अनुशासन से ही शुरुआत होती थी। मैं अपनी बात कहूँ, 100 रुपया माहवार मिलता था जी। महीने में 3 दिन अलाउ होते थे, हम 3 मिनट लेट हो सकते सिर्फ। हाँ, और 3 मिनट से ज्यादा लेट हुए, अगर 5 मिनट हो गए, उस दिन की हमारी पाव दिन की तनख्वाह कट। और अगर 10 मिनट लेट हुए, आधे दिन की तनख्वाह गई। उसके बाद आप आओ चाहे नहीं आओ, आपको उस दिन का तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये डिसिप्लिन था वहाँ। अच्छा, चाहे आपका उस दिन काम हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। हाजिरी आपकी समय से होनी चाहिए। आना है आपको, 9 से 6 तक स्टूडियो में रहना है। फ्रॉम 9 to 6, यू कांट लीव बिफोर 6 o'clock ऑल्सो। अच्छा, इस बीच कोई सुविधाएं आपको थी स्टूडियो से? कुछ नहीं, स्टूडियो में सुविधाएं क्या, बस आप बैठो नहीं, जैसे लंच वगैरह? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बैठो, काम करो, बस काम की सुविधा है, काम करो। हाँ, खाना वाना अपना लेके आओ, कोई मतलब नहीं। तनख्वाह 100 रुपया बस बहुत थी, और क्या, कोई चाय भी नहीं। अच्छा। ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। मन की प्यास मेरे मन से ना निकली, ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली। ओ ऐसे तड़पूं के जैसे जल बिन मछली।
ऐसे तड़पूंगे जैसे महिपाल जी, उनके साथ में आपकी एक बहुत ही मशहूर फिल्म जो रही नवरंग, उसके कुछ तजुर्बात, ये किस तरह से फिल्म आपको ऑफर हुई? और वो तो फिर बहुत अरसे के बाद राजकमल छोड़ा, राजकमल के बाद मैं मिनरवा में गया, फिर 2 पिक्चर सौरभ मोदी की बनाई मैंने। कौन सी मोदी साहब? नरसिंह अवतार। अन्ना साहब के अलावा आपने दूसरा नाम लिया, सौरभ मोदी साहब। हाँ। उनका क्या स्टाइल था? देखिए स्टाइल ऐसा कि मैं वहाँ से भागा भी कैसे, ये भी आप सुनेंगे ना। यानी हम तो बंधे हुए थे, 3.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा राजकमल में, 6 महीने प्रोबेशन और 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट, तो 3.5 साल पूरे हो गए। और अब हमने सोचा हमको जाना तो पड़ेगा, और 100 रुपए और 125 रुपए में कैसे काम चलेगा, जिंदगी आगे इतनी बड़ी। तो उस बीच में हम जरा अच्छे लोगों में थे ना, इसलिए जरा हम थोड़े भटक जाते थे बाहर, तो हमको कोई ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे, और उनकी अच्छी निगाह में थे, लड़के समझदार हैं, तो बाहर निकल जाते, कभी दोपहर में निकल जाया करते थे। तो उस दौरान मैं मिनरवा पहुंच गया सौरभ मोदी के यहाँ, और वहाँ पहुंचा तो कुछ नई पिक्चर शुरू होने वाली, तो सौरभ मोदी साहब से मुलाकात हुई, तो बुलाया मुझे। अच्छा, उनसे मुलाकात आसानी से हो गई? आसानी से हो गई। अच्छा, बिल्कुल। गद्दे साहब थे, उनके यहाँ बैठे थे, वो मराठी में बोलते चांगला माणूस है, ठीक है, मैं साहिबाला सांगतो। जानते थे वो आपको पहले से? नहीं, पसंद आया, मुझे ले गए। हाँ महिपाल, नमस्कार किया, बैठा, पिक्चर तो है मेरी, तू काम करेगा? मैंने कहा जी हाँ, काम करने के लिए आया हूँ। हुआ क्या, उस वक्त हिंदी की पिक्चर बन रही थी जिसमें नरेंद्र शर्मा के डायलॉग लिखे हुए थे, नरसिंह अवतार, और ऐसी हिंदी भाषा किसी पिक्चर में आज तक आई नहीं, और ऐसे अभिनेता भी मिलना बड़ी मुश्किल, सौरभ मोदी जैसे। और उनको चाहिए तलफ्फुज वगैरह एकदम सही आना चाहिए, नहीं तो नहीं, और ऐसे आदमी उनको चाहिए थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी, बिल्कुल, वो वैसी लिखी, नरेंद्र शर्मा की लिखी हुई थी वो, ऐसी चेस्ट हिंदी, बिल्कुल जिसे कहना है, जैसे चेस्ट होती थी ना पुकार, वैसी चेस्ट हिंदी थी ये। तो मुझे बोला कि तू ये डायलॉग बोलेगा। अब उनको क्या पता कि मैं हिंदी का ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे कल डायलॉग बोल के सुना। मैंने कहा जरूर बोल के सुनाऊंगा। आप दूसरे दिन ले गया डायलॉग, सुनाया, हाँ ये तो बराबर, तू काम जरूर कर लेगा। अच्छा, मोदी साहब को भी उस तरह की हिंदी का सेंस था? अच्छा, नहीं समझते, लेकिन ड्रामाटिस्ट था ना वो, ड्रामेटिस्ट थे वो, तो सेंस तो सब था, उर्दू हिंदी सब था, लेकिन ये भाषा समझते ना, बोलता बराबर है सही। उनको तो उच्चारण और टोनेशन की बात वो हमने बराबर किया, तो उनको पसंद आई। डायलॉग में तलफ्फुज में कुछ गलती हुई या बोलने में कुछ हुआ, नहीं फिर से बोल, ऐसा वो उनका बोलता था, वो नहीं, डायलॉग बर्दाश्त नहीं करते, उनका अपना डायलॉग का ही खेल था। तो वो विशुद्ध हिंदी वाली जो फिल्म थी उनकी, मोदी साहब की, उसमें और कौन कलाकार थे आपके साथ में? क्योंकि वो तो सारे हिंदी के दिग्गज ही हो सकते थे। निरंजन शर्मा थे जी, वो हिंदी दांत थे, क्योंकि वो हिरण्यकश्यप बने थे, और मैं था नारद, तो पूरा रोल नारद का था, थ्रू आउट रोल नारद का, और शोभना समर थी। अच्छा, तो फिर नूतन जी की माँ, नूतन जी की और तनुजा जी की माँ शोभना थी जी, और निरंजन शर्मा थे, और मैं था, तीनों पे। फिर शांताराम जी का क्या होगा, तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा साहब कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वहाँ खत्म हो गया मेरा, झूठ बोला। अच्छा, झूठ के सिवा चारा नहीं था कंटे, तो फिर ठीक है। नहीं तो शांताराम जी इतने सख्त थे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में से अगर आप चले जाओ तो आप दावा करके बुला लेंगे वापस, यू कांट गो, यू कांट लीव द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ो कैसे आप उनका। तो आपको ये उम्मीद थी कि अन्ना साहब आपको छोड़ देंगे? उम्मीद नहीं थी, बेईमानी थी मेरे मन में। अच्छा। बेईमानी ये थी कि 3.5 साल पूरे हो चुके थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था, और उनको पता नहीं चला था, ये सीधी सी बात ये ही। अच्छा, हाँ, तब हम बाहर निकले, तो मोदी साहब के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मेरे साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाकायदा साइन हो गया, सिग्नेचर हो गया, तो ठीक है, वहाँ तो बंदिश नहीं थी, जब शूटिंग है तो आओ, वरना मर्जी आया तो आओ, मर्जी मत आओ। अच्छा, पारिश्रमिक किस वहाँ 500 रुपया महीना। तो मोदी साहब ने मुझे पूछा क्या तनख्वाह लोगे, मैंने कहा साहब आप जैसा देंगे। तो बोला शांताराम जी कितना देते हैं, मैंने कहा वो तो 400 देते हैं। ऐसे ही आपने झूठ बोल दिया? झूठ तो बोलना ही पड़ता है, उसके बिना कैसे चलेगा। अच्छा, तो फिर हम भी 400 देंगे। मोदी साहब 400 तो वहाँ भी मिलते थे, आपको देख के तो यहाँ मैं काम करने के लिए आया। अच्छा ठीक है, तो फिर हम 500 दे देंगे। काफी लंबी जंप माना जाना चाहिए, 125-150 रुपए से सीधे 500 पे पहुंचना। वो बात है कि शानदार देते ही नहीं, उसके साथ मोदी साहब अच्छे थे, उदार थे, बड़े दिल वाले। तो हाँ, 500 रुपया। मैंने कहा सब, तो फिर अपन 2 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने कहा सब कर लीजिए, तेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पक्का रहा। फिर दूसरी पिक्चर में मधुबाला है, उसके साथ काम करना है। मैंने कहा ठीक है साहब, वो सोशल पिक्चर है, मैं करूंगा। तो मधुबाला जी उस समय तक आ चुकी थी और पॉपुलर हो गई थी? हाँ पॉपुलर थी, मतलब काम करती थी, अच्छा था। तो उनके साथ मैंने दौलत पिक्चर बनाई मधुबाला के साथ, तो ये 2 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। साल भर का कॉन्ट्रैक्ट 500 रुपया महीना। अब क्या करें, बारी तो यहाँ आई, अब उनको रवाना तो होना ही है। तो मैंने एक दिन पहुंचा, मौका देखा, बैठे हैं शांति से, दरवाजा खोल के अंदर के बुलाया, आओ। मैंने कहा अन्ना ऐसा है कि थोड़ी तकलीफ होने लगी है, फैमिली वाला आदमी हूँ, जाके सोचता हूँ कहीं बाहर जाके अपना भाग्य आजमाऊं तो जरा ठीक रहेगा। नहीं क्यों, कितना पैसा मिलता है तेरे को? मैंने कहा मुझे 125 रुपया मिलता है। ठीक है,
तो हम 250 रुपया कर देंगे, तो जो अगला कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अन्ना साहब, मैंने कहा यहाँ तो मुझे काफी अरसा हो गया है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ बाहर जाना ही चाहता हूँ। बाहर कहीं काम किया कि बाहर काम नहीं मिला तो फिर ऐसा नहीं है, ये धर्मशाला नहीं है तुम यहाँ वापस आओगे मैं तुम्हें रखूंगा सख्त होके जरा। अभी तो 125 के 250 देने की बात है भी नहीं, तुम वापस नहीं आओगे फिर। मैं ऐसा नहीं, मैंने कहा नहीं अन्ना, एक बार जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा मैंने मन में सोचा कि जरा बाहर अब आजमा के देखूं, तो फिर ठीक तुम्हारी मर्जी है तो फिर जाओ। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रेम से मतलब संबंध विच्छेद नहीं किया। तो मैंने उनके चरणों के हाथ लगाया, मैंने कहा आपका आशीर्वाद रहे, मैं ट्राई करता हूँ, कुछ मिला तो मैं आपको वापस आके सूचना दूंगा। अच्छी बात है, जाओ। प्यार से रवाना कर दिया उन्होंने। फिर तेरा कॉन्ट्रैक्ट एकदम उनको याद आया। मैंने कहा अन्ना साहब कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया मेरा। खत्म हो गया? कब खत्म हुआ? शायद मेरा ख्याल है कि 1-2 महीना हो गया। घंटी बजाई, झाड़प कर इकडे आ बुलाया। यांचा कॉन्ट्रॅक्ट संपला आणि तुम्हाला माहित नाही? वो चुप, क्या बोले? कधी संपला? शांत हो गए, कुछ नहीं। मैंने कहा मैं तो चलूं अन्ना का। अच्छा तुम जाओ। फिर उनको फिर आड़े हाथ में यही होगा निश्चित बात। मैं तो ऐसे निकला वहाँ से। अच्छा, वहाँ से निकलने के बाद भी शांताराम जी से कुछ नहीं, मैं फिर विच्छेद करके नहीं निकला ना, यानी उनको अब पैर पड़ के उनका आशीर्वाद लेके निकला हूँ ना। वो मैंने कहा ना गया, उन्होंने क्रोध में कहा तू वापस नहीं आओगे, देखो ऐसा नहीं तुम आ जाओ फिर वापस मुझे को मैं नौकरी करूंगा वापस, तो मैं नहीं लेने वाला हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, एक बार गया ना वापस नहीं आऊंगा, अपना भाग्य आजमाऊंगा, बाहर जाने दीजिए मुझे। तो फिर गया, इस तरह गया था। नवरंग के वक्त उन्होंने मुझे बुलाया, खुद बुलाया। नवरंग के वक्त आप मुलाजिम नहीं हुए? नहीं, मैं तो बाहर, तब तक बाद मेरी कितनी पिक्चरें बन चुकी थी, फ्रीलांसर की हैसियत से। बहुत पिक्चरें बन चुकी बाहर। और तब नवरंग तो आई 59 में। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण, तेरे मुखड़े पे चंदा गगन का जड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे बालों में सिमटी सावन की घटा, तेरे गालों पे छिटकी पूनम की छटा, ओ पूनम की छटा। तीखे तीखे नयन, तीखे तीखे नयन, मीठे मीठे बयन, तेरे अंगों पे चंपा का रंग चढ़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया। किस पारस से सोना ये टकरा गया, तुझे रच कर चितेरा भी चकरा गया, हो चकरा गया। ना इधर जा सका, ना इधर जा सका, ना उधर जा सका, रह गया देखता वो खड़ा ही खड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा, बड़े मन से विधाता ने तुझको घड़ा। श्यामल श्यामल बरन, कोमल कोमल चरण। साथियों, अपनी यादों को इस कार्यक्रम में बिखेरा जाने माने फिल्म अभिनेता महिपाल ने। इनसे बातचीत की विजय चौधरी ने। कार्यक्रम का संयोजन कल्पना शेट्टी का, प्रस्तुति तनुजा कानड़े। साथियों, यादों का ये सफर महिपाल जी के साथ जारी रहेगा। बातचीत की अगली कड़ी का इंतजार आप करेंगे आज ही के दिन इसी चैनल पर।